Yesterday we have started with contingent contract. Contingent contract का क्या मतलब है? Contingent means dependent. किस पे डिपेंडेंट? कि सर एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंडेंट. ठीक है. सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज, मतलब परफॉर्मेंस इस बात पे डिपेंड करेगा, परफॉर्मेंस देना है या नहीं देना है, कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट हैपन होगा या नहीं हैपन होगा. उसके होने या नहीं होने पे डिपेंड करेगा कि परफॉर्मेंस देना है किसी पार्टी को या नहीं देना है. फ्यूचर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करेगा. ठीक है. और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एब्सोल्युटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. एब्सोल्युटली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स. दे आर बेस्ड अपॉन द थिंग दैट, मतलब है ना, जो मेनली जो कंटिंजेंट इवेंट होता है दैट इज मतलब पैरेलल और कोलैटरल टू द मेन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. आग का लगना या नहीं लगना वो पैरेलल या कोलैटरल इवेंट है जिसपे डिपेंड करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपए का हर्जाना मिस्टर एक्स को देगी या नहीं देगी, उनकी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी जो घर के लिए ली हुई है उसके ऊपर. ठीक है. तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. कनक क्या हुआ बोल. कनक क्या हुआ सर बोल. आपने सेक्शन 39 एंटिसिपेटरी ब्रीच के लिए बताया था ना। हाँ. बट आपने डिस्चार्ज ऑफ अग्रीमेंट में भी इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस को 39 बोला था। अच्छा. इफेक्ट ऑफ तो पार्ट कौन सा तो वाला सेक्शन 39 है? एक मिनट अभी अपन कंफर्म करते हैं, रुक जा जस्ट अ सेकेंड. देख. Effect of refusal of a party to perform the promise wholly. When a party to a contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract unless he has signified by words or conduct his acquiescence in its continuance. तो ये सर मैम एंटिसिपेटरी ब्रीच का ही तो कॉन्ट्रैक्ट है. एंटिसिपेटरी ब्रीच का ही तो सेक्शन है. व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज रिफ्यूज टू परफॉर्म और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग, या तो उसने परफॉर्मेंस की तारीख आने से पहले ही, या तो उसने परफॉर्मेंस की तारीख आने से पहले ही रिफ्यूज कर दिया, या उसने खुद को डिसेबल कर लिया. ठीक है. और डिसेबल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस इन इट्स एंटायरिटी, द प्रोमिसी में पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट. देखो, हमेशा लॉ में दो वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना. एक वर्ड तो होता है मे और दूसरा वर्ड होता है शैल. मे तो होगा कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, उसकी इच्छा पे डिपेंड होता है. शैल मतलब तो करना ही पड़ेगा. ठीक है. तो प्रोमिसी में पुट एन एंड, 15 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था, 11 तारीख को ही मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मना कर दिया मैं नहीं कर सकता. तो अभी प्रोमिसी जिसको प्रॉमिस किया है मिस्टर वाई, ही मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कर भी सकते हैं, एंटिसिपेटरी ब्रीच मान भी सकते हैं, और या फिर वो इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं नहीं मैं कंटिन्यूएशन में इंटरेस्टेड हूं, 15 तारीख तक वेट करने का मेरा इच्छा है. ठीक है. तो आगे यही तो लिखा है, ही मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस ही हैज सिग्निफाइड बाय वर्ड्स और कंडक्ट हिज एक्विसेंस इन इट्स कंटिन्यूएंस, कि मैं उसको कंटिन्यू करने में इच्छुक हूं. यदि वैसा किया तो फिर 15 तक एक्चुअल ब्रीच का वेट कर सकते हैं. सो दिस सेक्शन 39 इज ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच. क्या तेरे को ये समझ में आया या अभी भी कोई डाउट है कुछ? सो तो फिर इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस का क्या सेक्शन है? अरे तो इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस का मतलब ही एंटिसिपेटरी ब्रीच है. बट एंटिसिपेटरी ब्रीच में तो ये पैरा आया ही नहीं है ना। एक तो होता है वर्ड और एक अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं. देख, जो चीज इस पैराग्राफ में इतनी, सॉरी, इस चीज को एक वर्ड में एक्सप्लेन किया गया है, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द प्रॉमिस, इसको हमने क्या वर्ड जैसे यूज लिया है, दिस इज नोन एज एंटिसिपेटरी ब्रीच. मैंने तेरे को ये बोला कि सर
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाते वक्त अपन वर्ड यूज लेते हैं ऑफर और एक्सेप्टेंस, प्रोसेस यहीं से चालू होती है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो वर्ड ऑफर को यूज ही नहीं लिया गया है, उसकी जगह वर्ड यूज लिया गया है प्रपोजल। ठीक है, तो क्या इसका मतलब अपन ऑफर वर्ड को यूज करना छोड़ देंगे? नंबर वन, नहीं। ऑफर सिनोनिमसली यूज हो रहा है प्रपोजल के वर्ड के लिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी वर्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यूज ही नहीं हुआ है। ये कहां पर यूज हुआ है? इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज हुआ है। ठीक है, तो सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज रिलेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसके लिए क्या दिया हुआ है? रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके लिए हमने एक वर्ड ड्राफ्ट कर लिया, खुद लॉ मेकर्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम इंडिया में भी इसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे। तो केवल तो है ना एक्ट पढ़ के नहीं, एक्ट से रिलेटेड डिटेल कमेंट्री जो बुक्स में दी हुई होती है वो पढ़ के, प्लस केस लॉस पढ़ के हमको पूरा लॉ समझना होता है। तू कहेगी कि सर सेक्शन ये है, इसमें एंटीसिपेटरी ब्रीच नहीं है, मैं कैसे मानूं ये एंटीसिपेटरी ब्रीच का है? तो सर या तो सर जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ ले, या फिर तू सेक्शंस ढूंढती रहे और उसमें फिर बुक्स पढ़ती रहे, फिर उसमें सारी डिटेल्स देखती रहे। तेरे लिए जो इजी है तू वो कर ले फिर। बात समझ में आई कनक? हर चीज हाँ तेरे को सर। पेयर एक्ट में नहीं मिलेगी, हर चीज तेरे को बुक्स में नहीं मिलेगी, हर चीज तेरे को मतलब एक जगह पे जो मैं समझा रहा हूं ना, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी मेनी बुक्स, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एक्ट, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ केस लॉज, उन सबको, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी मेनी नोट्स ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स एज वेल। आप क्या सोचते हो टीचर को दूसरे इंस्टीट्यूट्स के नोट्स नहीं देखने पड़ते? सबको बॉइल डाउन करके आपके नोट्स बनाए गए हैं। तो आप ये सोचो ना कि सेक्शन में तो सर एंटीसिपेटरी ब्रीच कहीं लिखा नहीं गया है, नहीं लिखा गया है, बट उसके लिए वर्ड एंटीसिपेटरी ब्रीच ही होता है और कंसेप्ट उसी पे डिपेंड करता है। एग्जाम में तेरे को एकदम एग्जैक्ट सिचुएशन दे दी जाएगी, तेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये तो समय आने से पहले ही ब्रीच हो गया है, यानी कि एंटीसिपेटरी ब्रीच का है। और एंटीसिपेटरी ब्रीच कीवर्ड है, ध्यान रखना। एंटिसिपेटरी ब्रीच कीवर्ड है, यदि तूने ये मेंशन नहीं किया तेरे नंबर कटेंगे, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है कनक? हाँ सर। ठीक है, इसलिए एकदम है ना, थोड़ा सा खुद का भी ओपन माइंड से पढ़, जो भी अपन पढ़ रहे हैं खुद का दिमाग भी तेरे को लगाना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। चलिए, कंटिंजेंट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कल हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था। एक मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था कि हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को एम्प्लॉयमेंट दिया गया और बोला गया यदि आपको कोरोना होता है तो हम आपको 5 लाख रुपए और देंगे। ठीक है, तो ये कंटिंजेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोरोना होने या नहीं होने पे डिपेंड करेगा कि डॉक्टर को 5 लाख रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक और तरीके का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बीच में फर्क करना समझा था, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बीच में। ठीक है, कई जने रेसिप्रोकल प्रॉमिस को भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मान लेते थे, जबकि ऐसा होता नहीं है, जरूरी नहीं है, होता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हमने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखे थे, 3 असेंशियल एलिमेंट्स जो मेजर थे वो मैंने आपको बताए थे, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमको वेरियस टाइप्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखना स्टार्ट करना था। चलिए आज वहां से स्टार्ट करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। रूल्स रिगार्डिंग द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट या टाइप्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच आर कंटिंजेंट अपॉन happening of an uncertain future event, happening of an uncertain future event के ऊपर जो डिपेंडेंट है, happening of an अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को वादा किया कि यदि आप शादी करेंगे, यदि आप शादी करेंगे तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। तो सर इसमें परफॉर्मेंस ऑफ गिविंग 50,000 by this person to this person would depend upon an event कि ये शादी कर ले, एक पैरेलल इवेंट पे डिपेंड करेगा कि ये शादी कर ले, इस बात पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये यदि ये शादी करेगा तो ये इसको 50,000 रुपए देगा। ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट।
ठीक है, कि यदि, अच्छा एक और एग्जांपल, इससे बेटर एग्जांपल है कि सर एक्स का शिप आ रहा था चाइना से, और वाई जो है उसको शिप में रखा हुआ सामान खरीदना था। तो एक्स ने वादा किया वाई को, जब मेरा शिप आ जाएगा तब मैं उसमें से 10 कंटेनर आपको दूंगा, और उस समय आप मुझे 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दीजिएगा। जब मेरा शिप आ जाएगा तब मैं उसमें से आपको 10 कंटेनर दूंगा और तब आप मुझे 10 लाख रुपए का पेमेंट कर दीजिएगा। तो सर 10 कंटेनर देना या नहीं देना इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि शिप आ गया है या नहीं आया है। तो सर यदि शिप आ गया है तो ये 10 कंटेनर इसको दे पाएगा। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। शिप के आने पे डिपेंड करेगा कि ये इसे 10 कंटेनर दे पाएगा, उसी पे डिपेंड करेगा। सो have contingent upon, dependent upon happening of uncertain future event। क्या तुमको फर्स्ट वाला एग्जांपल समझ में आ गया, सेक्शन 32 वाला? इज इट फाइन? कि यदि ये 10 कंटेनर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि शिप आ जाए। शिप आएगा तभी ये उसको 10 कंटेनर दे पाएगा। सो डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट शिप का आना नहीं। क्या तुमको ये पहली वैरायटी समझ में आ गई? सब जनों को बोलो हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, यस और नो। पुलकित, अरे पुलकित, पुलकित आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। हेलो सर, अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है। रावण को मार के आ गया? हाँ सर। हाँ, लेट क्यों आया? कि सर आजकल के रावण, अरे सर, वो मैं भाई के घर पे था ना। कलयुग के रावण इतनी जल्दी थोड़ी मरते हैं सर, मारने में टाइम लगता है। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट, contingent या contracts which are dependent upon non-happening of uncertain future event, which are dependent upon non-happening of uncertain future event, non-happening of uncertain future event। देखो, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि यदि मेरा शिप अगले 3 महीने में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे नहीं पहुंचा, सिटी ए से सिटी बी पे नहीं पहुंचा, यदि मेरा शिप अगले 3 महीने में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे नहीं पहुंचा तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। मतलब कोई इनमें लगी होगी कि मेरा माल चढ़ा हुआ है यार, वहां पर तुम शिप लेट कर दोगे, नहीं कर दोगे। इसने बोला यदि मेरा शिप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे नहीं पहुंचा अगले 3 महीने में, शिप्स को ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये बात ध्यान रखना। शिप धीमे धीमे चलता है, इसलिए प्लेन की तरह नहीं चलता है, एरोप्लेन की तरह की है ना एकदम से 18 घंटे में यहाँ से वहां पहुंच गए ना, ऐसा नहीं होता है। तो मैम और सर सुनिए, एक्स ने वाई को वादा किया एक तरीके से कि यदि मेरा शिप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे टाइमली 3 महीने के अंदर नहीं पहुंचा तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। तो ये कैसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ? ये ऐसा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ विच इज डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। नॉन हैपनिंग मतलब शिप के नहीं पहुंचने पे डिपेंड करेगा कि एक्स को करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए देना पड़ेगा। सो डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। क्या तुमको ये सेकंड एग्जांपल समझ में आया? पहला, सर शिप आएगा, हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, शिप नहीं आएगा, नॉन हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। क्या ये दूसरा एग्जांपल भी समझ में आ गया? बोलिए हाँ या ना, बोलो रे हाँ या ना। सेकंड एग्जांपल समझ में आ गया, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। या 3 महीने का इसमें से हटा लो, लिख लो यदि मेरा शिप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे नहीं पहुंचा, 3 महीने का पॉइंट एक सेकंड के लिए हटा लेना, यदि मेरा शिप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे नहीं पहुंचा तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। तो दिस इज डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। देखो अब इसी चीज को मैं इससे जोड़ता हूं, नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडेंट अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट विद इन फिक्स टाइम। यानी कि अब वो देख लो,
मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि यदि मेरा शिप पॉइंट ए से पॉइंट बी में 3 महीने में नहीं पहुंचता है तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। यानी कि नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, शिप के नहीं पहुंचना विद इन फिक्स्ड टाइम पे डिपेंड करेगा कि इसे पैसा देना है। नॉन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफिक अनसर्टेन इवेंट, शिप का पहुंचना या नहीं पहुंचना इज एन अनसर्टेन इवेंट। नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट विद इन फिक्स टाइम, 3 महीने में डिपेंड करेगा कि ये 10 लाख रुपए देगा या नहीं देगा। तो ये दोनों एक ही है, बस इसमें टाइम फैक्टर जब जोड़ दिया तो ये सेक्शन 35 का एक पार्ट बन गया। इसी तरीके से हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विद इन फिक्स टाइम, हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विद इन फिक्स टाइम, ये देखो ये वाला, ठीक है। इसी में टाइम का सेगमेंट भी जोड़ दिया। बहुत इजी एग्जांपल है इसका तो, कि सर जब शिरीन जॉन ने अपने हाउस इंश्योरेंस पॉलिसी ली फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, तो उसने कितने टाइम पीरियड की ली कि अगले 1 साल में यदि मेरे घर में आग लग जाती है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, यदि अगले 1 साल में मेरे घर में आग लग जाती है तो आप मेरा 5 लाख रुपए तक का नुकसान पूरा करेंगे, और मैं आपको अभी प्रीमियम दे रही हूँ 10,000 रुपए का, ठीक है। ओके, तो सर अगले 1 साल में, यानी टाइम फ्रेम आ गया, हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, आग लगने पे, हैपनिंग होने पे, लगने पे, यदि अगले 1 साल में मेरे घर में आग लगती है तो आप मेरा 5 लाख रुपए तक का नुकसान पूरा करेंगे। सो happening of an uncertain future event within fixed time, happening of an uncertain future event within fixed time का ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो ये 4 समझ में आ गए आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 समझ में आ गए, बोलो यस और नो। 1 2 3 4 समझ में आ गए, बोलो यस और नो, इजी है ना। फिर ये करते हैं, यस सर। पहले ये देखो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड या कंटिंजेंट अपॉन डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स, जो इवेंट होना ही नहीं है उस पर डिपेंड कर गया तो फिर क्या वो वैलिड होगा? नहीं सर, वो वॉइड हो जाएगा। सर देखो, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड, कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। जैसे कि A agrees to pay B ₹100 if two parallel lines cut each other। A और B ने क्या एग्रीमेंट बनाया कि मैं तुझे 100 रुपए दूंगा यदि दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को काट देगी। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो ये तो थ्योरी रॉन्ग है। तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है या एग्रीमेंट है विच इज डिपेंडेंट अपॉन एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो सर दिस इज अ, या तो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, और बनाते वक्त ध्यान है कि ये घर शुरुआत से ही गड़बड़ है तब तो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, अदरवाइज ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर एक बंदे ने दूसरे बंदे को बोला कि मैं तुझे शिप आने पे 10 कंटेनर दूंगा, सो इट इज कंटिंजेंट या डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। लेकिन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में, यदि बनाने के बाद में वो शिप डूब जाता है तो वो शिप कभी नहीं आएगा, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया सर? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब शिप का आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, वो शिप वापस कभी आएगा ही नहीं, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। यदि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बनाते समय ही शिप डूब चुका है तो सर वो ऑलरेडी ऐसी चीज को लेके एग्रीमेंट बना रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है, अब शिप कभी वापस आएगा ही नहीं, तो कंटेनर्स कहाँ से आएंगे? तो सर ये शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। सो ऐसे एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन, ऐसे एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट विच आर डिपेंडेंट अपॉन इम्पॉसिबल इवेंट्स आर वॉइड। या तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएंगे या वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वही चीज समझाई भी है, कान ऐसे नहीं और ऐसे पकड़ रहे हैं, बस वो वाली बात है। नाउ agreements which are dependent upon future conduct of a living person, agreements which are dependent upon future conduct of a living person, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, एक बार इसको पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा आज? ईशा बांगड़ आप पढ़िए।
So, contracts contingent on future conduct of living person. If the future event on which a conduct is contingent on the way in which a person will act as an unspecified time, the event shall be considered to become impossible. When such a person does anything which renders it impossible that the person should so act within any definite time or otherwise that under future contingencies. चलिए एक बार मैं वापस पढ़ता हूँ. If the future event on which a contract is dependent on the way in which a person will act at an unspecified time, the event shall be considered to become impossible when such person does anything which renders it impossible that the person should so act within any definite time or otherwise than under further contingencies. बहुत ही वाहियात स्टेटमेंट है, कोई माइकल लाल इसको समझ नहीं सकता. इसलिए अपन एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या पॉइंट है. A agrees to pay B rupees 10,000 if B marries C. A ने B को बोला मैं तेरे को 10,000 रुपए देने का वादा करता हूं यदि तू C के साथ में शादी कर ले. ठीक है. C मैरीज D, लेकिन C ने क्या किया, D के साथ में शादी कर ली. यानी कि अभी क्या हुआ, इफ पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड. पॉलीगैमी का मतलब होता है एक से ज्यादा शादी. ठीक है. यदि उस देश में एक से ज्यादा शादी अलाउड नहीं है, then the marriage of B with C must be considered impossible. कि सर अब B क्या C के साथ में शादी इसलिए नहीं हो सकती जहां पर, क्योंकि C ऑलरेडी D के साथ में शादी कर चुका है या कर चुकी है, तो अब ये पॉसिबिलिटी कि B C के साथ में शादी कर लेगा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. यहां तक ब्रेक लगाना कि सर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन. ए और बी ने क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया था कि यदि बी सी के साथ में शादी करेगा तो ए उसको 10,000 रुपए देगा. ठीक है. लेकिन ये एग्रीमेंट या ये कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन पे. सी इज अ लिविंग पर्सन, वो फ्यूचर कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, वो बी के साथ में शादी करेगा या किसी और के साथ में शादी करेगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट में इसको 10,000 रुपए देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते हैं, ए को बी को 10,000 रुपए देने पड़ते हैं या नहीं पड़ते हैं. सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं विच आर डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन. अब मान लो सी ने यदि बी के साथ में शादी कर ली तब तो इसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे. लेकिन सी ने यदि डी के साथ में शादी कर ली तो सर अब ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए अब खत्म हो गया मामला. कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन. यहां तक तो ये एग्जांपल हो गया. हाँ, फ्यूचर में ये जरूर पॉसिबिलिटी है कि डी की डेथ हो जाए, सी वापस सिंगल हो जाए, तब बी सी के साथ में शादी कर ले, बट दैट इज ऑल सेकेंडरी मैटर. अभी एक बार के लिए तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में के कारण वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में करके ये खत्म हो जाएगा. ठीक है. सो ऑल्दो इट इज पॉसिबल दैट डी में डाई एंड सी में मैरी बी आफ्टरवर्ड, ये हमेशा बाद के लिए तो पॉसिबिलिटी बनी रहती है यदि वो मर जाए तो, लेकिन कब कौन कैसे क्या सब भविष्य के घर में छुपा हुआ है. इसलिए एक बार तो यहाँ पर सारी चीजें खत्म हो जाती है. ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो इवेंट कभी शादी करने वाला होगा ही नहीं, क्योंकि जिससे शादी करने की बात थी उसने किसी और से शादी कर ली. सो कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन. ठीक है. ये 5 या 6 तरीके के, 1 2 3 4 5 6 तरीके के कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. ध्यान रखिएगा. क्या तुम लोग को कंटिजेंट, क्या मेरे को ये एक एक वापस पढ़ाने की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अपन ने एग्जाम्पल्स के थ्रू सबको समझ लिया है. तो आपका छोटा सा होमवर्क है कि इसको पढ़ने का काम, ये जो एक पेज या एक पेज के आसपास का जो मैटर है इसको पढ़ने का काम आप लोग कर लो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है. कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं रे? अब जैसे खनक ने पूछा कि सर आपने सेक्शन 39 में जो बोला था कि सर ये एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लेकिन मैंने तो पूरा सेक्शन चार्ट डाला, उसमें कहीं एंटीसिपेटरी ब्रीच
का वर्ड ही नहीं मिला मेरे को। ठीक है, तो अब आप या तो आप गलत बता रहे हो या सेक्शन नंबर खोटा है, या फिर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैंने उसको ये बोला कि वो जो इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है उसका मतलब ही एंटीसिपेटरी ब्रीच होता है। ठीक है, अपने को दिमाग खोल के समझने और याद करने की जरूरत है। उसी तरीके से एक टर्म है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कनक, फर्स्ट चैप्टर में अपन ने वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कनक? हाँ सर, पढ़ा है। क्या होते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? So they are contracts resembling से याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हिंदी में बोल, इंग्लिश में बोल, जिसमें बोलना है, मराठी में मत बोलना बस, बाकी जिसमें बोलना है बोल। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स सही में कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। क्वासी, तीन बातें बताई थी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैंने आपको। नंबर वन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। नंबर वन, सर ये सही में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो फिर क्या होते हैं? दे आर रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे रिलेशनशिप होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिजेंबल करने वाले रिलेशन होते हैं। देखो, जब कोई पार्टी, दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट बनाती है ना, तो वो तो पूरा ऑफर एक्सेप्टेंस वाला खेल खेल के फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। यहां पर क्या होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, ये सब प्रोसेस होता ही नहीं है, लेकिन लॉ मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई पे वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाद देता है जैसे कि सही में उन्होंने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मिस्टर एक्स रास्ते से जा रहे थे। देखो, वो गाना है ना वरुण धवन का, मैं तो रास्ते से जा रहा था भेल पूड़ी खा रहा था। ठीक है, तो मिस्टर एक्स एक दिन रास्ते से जा रहे थे, उनको रास्ते में डायमंड रिंग पड़ी हुई मिली। इधर उधर देखा, बहुत चिल्लाया, अरे किसकी है भाई, ले लो। किसी ने आवाज नहीं लगाई, तो उन्होंने उठा के अपनी जेब में रख ली। यानी कि मिस्टर एक्स क्या हो गए? फाइंडर ऑफ गुड्स हो गए। तो अब लॉ ने, वो रिंग किसकी थी? मिस्टर वाई की थी। लॉ ने इन दोनों के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा रिलेशनशिप थोप दिया। क्या थोप दिया? कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ये रिंग लौटाएंगे, और मिस्टर वाई मिस्टर एक्स का इस दौरान जो भी खर्चा हुआ है इस पूरी प्रोसेस में, वो इनको रिम्बर्स करेंगे। तो सर क्या इन्होंने ऑफर एक्सेप्टेंस करके ऐसा किया था? नहीं। तो सर कोई प्रॉपरली ये कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, बट इट इज अ रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें लॉ ने दोनों पार्टीज पे ऑब्लिगेशन डाल दिए हैं। जैसे कि उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया हो, ऐसे ही दोनों पे ऑब्लिगेशन डाल दिए कि तुम ये करोगे और तुम ये करोगे। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, बट दे आर रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। And third, and the one of the most important point, they are based upon the premise that one party should not be unjustly या unduly benefited at the cost of another party. One party should not be unduly benefited at the cost of another party. क्या ये समझ में आया आपको कि यदि मिस्टर एक्स ने वो मिस्टर वाई की रिंग उनको नहीं लौटाई होती, तो वो अनड्यूली बेनिफिट हो जाते एट द कॉस्ट ऑफ मिस्टर वाई। ठीक है, तो क्या ये तीन ही पॉइंट्स हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस। यहाँ कोई ऑफर एक्सेप्टेंस पूरा खेल खेल के थोड़ी बनाया जाता है। तो फिर वो क्या है कि सर दे आर रिलेशन रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो वैसा रिलेशन है। किसने? लॉ ने थोप दिया इन दोनों के ऊपर। They are based on the premise that one party should not be unduly benefited at the cost of another party. ठीक है, क्या ये तीन चीजें समझ में आई आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? खनक, ईशा, पुलकित, मंशा, दिया, शिरीन, यस सर, यस सर। सबको समझ में Yes, आ sir. गई है? ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल देखो। 5 तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने अपने को, सेक्शन 68, 69, 70, 71,
72। 5 तरीके के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने हैं। तुम तो ऑलरेडी कुछ पढ़ भी चुके हो, तुम तो ऑलरेडी कुछ पढ़ भी चुके हो। सर कहाँ पढ़े हमने? अरे जब तुमने माइनर वाला पोर्शन पढ़ा था या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वाला पोर्शन पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? यदि किसी माइनर को किसी मेजर ने नेसेसरीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है, नेसेसरीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है, तो सर उन दोनों के बीच में ऑटोमेटिकली एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि माइनर पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा वो पैसे मेजर को चुकाने को, माइनर की एस्टेट्स जरूर लायबल होगी वो नेसेसरीज एज टू लाइफ का पैसा मेजर को चुकाने को। तो क्यों ऐसा? क्यों? बिकॉज इट इज हैज बिकम अ, जैसे ही मेजर ने माइनर की नेसेसरीज एज टू लाइफ से मदद करी, वैसे ही दोनों के बीच में लॉ ने क्या बना दिया? एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। क्या दोनों ने ऑफर एक्सेप्टेंस खेल के बनाया? नहीं सर। क्या क्या था? यदि माइनर की एस्टेट से उस पैसे को नहीं लौटाया जाता, सो माइनर वुड हैव बिकम अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ मेजर पर्सन। यस और नो? यस और नो? ठीक है, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। यही माइनर को अनसाउंड माइंड से बदल लो, सिचुएशन सेम ही है कि यदि किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को किसी आदमी ने, या उस अनसाउंड माइंड के डिपेंडेंट को किसी आदमी ने वो नेसेसरीज एज टू लाइफ प्रोवाइड करी है, तो वो अनसाउंड माइंड का पर्सन पर्सनली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस पैसा चुकाने को, बट उसकी कोई एस्टेट है तो एस्टेट जितना उससे पैसा वसूला जा सकता है मेजर द्वारा फॉर नेसेसरीज एज टू लाइफ। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी बना है, दिस इज नेसेसरीज एज टू लाइफ के लिए ये क्या है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, वही तीनों प्रिंसिपल लग रहे हैं। देखो, quasi contracts are not contracts in real sense, they are relation resembling a contract, they are based on the premise that one party should not be unduly benefited at the cost of another party। और एग्जांपल देखो quasi contracts के क्या? और एग्जांपल्स हैं कि सर ईशा बांगड़ और ईशा शेट्टी दोनों पास पास रहते थे। ठीक है, तो अब एक दिन एक पार्सल आया ईशा नाम से। ठीक है, तो पार्सल वाले ने गलती से ईशा बांगड़ का पार्सल किसको दे दिया? ईशा शेट्टी को दे दिया। तो नाउ इन दोनों के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया, या पार्सल वाले और ईशा शेट्टी के बीच में, किसी के भी बीच में बोल लो, एक तरीके का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि ये उसके ओरिजिनल ओनर को ये चीज लौटाएगी, और मतलब अदरवाइज शी विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पर्सन। इसी तरीके से ये ईशा शेट्टी और दिया शेट्टी, दो जनों के खाते आईडीबीआई बैंक में थे। ठीक है, खाता नंबर भी क्या था? 12345 और इसका खाता नंबर था 12354। ठीक है, तो गलती से जहां इस खाते में पैसे चेक के डालने थे, बैंकर ने गलती से इस खाते में डाल दिए रे। ठीक है, यानी कि दिस पर्सन गॉट अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पार्टी। 1 करोड़ रुपए इसके खाते में आने वाले थे, डल गए इसके खाते में। तो सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोनों के बीच में कि ये वो पैसे लौटाएगी, अदरवाइज शी विल बी अनड्यूली बेनिफिटेड एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पर्सन। तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। 3 रूल ध्यान रखना जो मैंने बताया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स इन रियल सेंस, दे आर बेस्ड ऑन द प्रेमाइस that one person should not be unduly benefited at the cost of another person। ठीक है, what are they? They are relationship resembling as if it is a contract। क्या ये 3 बातें समझ में आ गई? यही क्रक्स है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का जो मैंने यहाँ पर बताया है। सो इन समरी ये 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और बाकी का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट 68, 69, 70, 71, 72, ठीक है, ये बाकी के क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स कल कराऊंगा। ठीक है, और आगे हम लोग फर्दर कल की क्लास में करेंगे। चलिए, कल मिलते हैं।